कहते हैं ना कि बेटे घर के चिराग होते हैं। लेकिन क्या होता है जब ये चिराग ही अंधेरा कर दे। यह है सुमित्रा देवी की कहानी। एक ऐसी माँ जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। आह, पता नहीं आज राजेश आएगा कि नहीं। कल कहा था आऊंगा माँ, लेकिन। नमस्ते मम्मी। अरे अंजलि बेटी, आजा आजा। रोहन कैसा है मेरा राजा? नानी, मैं ठीक हूँ। आपको देखने का बहुत मन कर रहा था। अंजलि की आंखों में अपनी माँ के लिए प्रेम था, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें भी थीं। वो जानती थी कि उसके भाई अपनी माँ को भूल गए हैं। मम्मी, राजेश भैया और संजय भैया कब आए थे आखिरी बार? 2 महीने हो गए बेटी। राजेश को फोन करती हूँ तो कहता है बिजनेस। संजय कहता है प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सुनकर अंजलि का दिल टूट गया। जिस माँ ने अपने बेटों के लिए दिन रात एक किया था, आज वही बेटे उसे अकेला छोड़ गए थे। हेलो। भैया, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? मैं मीटिंग में हूँ। भैया, मम्मी को देखने कब आओगे आप? वो बहुत परेशान हैं। देख अंजलि, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी ही आता हूँ। लेकिन भैया वो अकेली हैं। तो क्या करूँ? तू ही संभाल लेना, मुझे काम करने दे। राजेश को ये नहीं पता था कि पैसा कमाते कमाते वो अपनी माँ को खो रहा है। उसकी आंखों पर लालच का पर्दा इतना मोटा था कि माँ का प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा था। संजय भैया। अरे अंजलि, आजा, क्या बात है? भैया, मम्मी के बारे में बात करनी है। क्या हुआ मम्मी को? भैया वो अकेली है। आप दोनों भाई कभी मिलने नहीं जाते। अरे यार, वो तो प्रेजेंट डेडलाइन है ना। बाद में चला जाऊंगा। भैया, बाद में कब तक? मम्मी का दिल टूट रहा है। देख अंजलि, हम सबकी अपनी जिंदगी है, मम्मी को समझना चाहिए। तू क्यों इतनी परेशान होती है? संजय भी अपने काम में इतना खो गया था कि उसे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रही थी। दोनों बेटे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। ममता की मूर्ति सुमित्रा का शरीर जवाब देने लगा था। दुख और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया था। अचानक सुमित्रा को चक्कर आता है, वो गिर जाती है। मैडम, आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हार्ट अटैक आया है। तनाव और अकेलेपन की वजह से। आह, डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जल्दी ऑपरेशन करना होगा और बहुत केयर की जरूरत होगी। भैया, मम्मी अस्पताल में है। हार्ट अटैक आया है। क्या? अभी आता हूँ। अब जाकर राजेश की आंखें खुली, लेकिन क्या अब भी वक्त था? अंजलि, मम्मी कैसी हैं? अब याद आई है मम्मी। जब मैंने कहा था तब क्यों नहीं सुनी? यार, हमें नहीं पता था कि नहीं पता था या जानना ही नहीं चाहते थे? ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन मरीज को बहुत केयर चाहिए। घर ले जा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे निगरानी। अब सवाल ये था कि सुमित्रा देवी की देखभाल कौन करेगा। बेटे अपनी व्यस्त जिंदगी में वापस जाना चाहते थे। सुनो, मम्मी जी को यहाँ लेकर आने की जरूरत नहीं है। अंजलि संभाल लेगी। लेकिन प्रिया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है बुजुर्गों की सेवा करने का। बच्चों को भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अंजलि को बोल देता हूँ। पत्नी के दबाव में आके दोनों भाइयों ने अपनी माँ की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। मम्मी, अब आप मेरे ही साथ रहेंगी। बेटे। 6 महीने बीत गए थे। अंजलि दिन रात अपनी माँ की सेवा कर रही थी। स्कूल की नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन दोनों बेटे अभी भी अपनी दुनिया में मस्त थे। अंजलि बेटी, मेरा टाइम आ गया है। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहिए। तेरे जैसी बेटी हर माँ को मिले मेरी बच्ची। हो सके तो तेरे भाइयों को माफ कर देना। मम्मी, आप ठीक हो जाओगी मम्मी। सुमित्रा देवी ने अपनी बेटी की गोद में आखिरी सांस ली। जिन बेटों के सपने देखकर वो जिंदगी भर जीती रही, वो उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। समाज के सामने दोनों बेटों की कलई खुल गई थी। माँ के अंतिम संस्कार का अधिकार भी उन्होंने खो दिया था। दोनों भाइयों के पास कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, जिसमें उसकी मम्मी के नाम पर एक वसीयत होती है, जहां सुमित्रा देवी ने अपनी पूरी संपत्ति अंजलि के नाम कर दी होती है। ये गलत है, हम कोर्ट जाएंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन वसीयत बिल्कुल कानूनी है। और एक बात, घर के पेपर्स में भी अंजलि का नाम है। सुमित्रा जी ने 6 महीने पहले ही ट्रांसफर करवा लिया था, और एक पत्र आप लोगों के लिए छोड़ गई हैं। मेरे प्यारे बेटो, ये जो अंजलि तुम्हारी बहन लगती है, वो दरअसल तुम्हारी सगी बहन नहीं है। अंजलि को मैंने 10 साल की उम्र में गोद लिया था, फिर भी उसने मुझसे इतना प्यार किया जितना तुम सगे बेटों ने नहीं किया। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए भैया,
मम्मी को आप दोनों का प्यार और साथ चाहिए था जो आप नहीं दे सके। यार हमने कितनी बड़ी गलती की है। भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अंजलि सही कह रही है। ये था कर्म का न्याय। सुमित्रा देवी ने अपनी जिंदगी में ही ये फैसला कर लिया था कि उनकी मेहनत की कमाई का हकदार कौन है। वही अंजलि ने साबित कर दिया कि बेटी भी बेटे से कम नहीं होती। राजू एक मेहनती युवक है जो अपनी बहन सुमन के साथ शहर के बाहरी इलाके में रहता है। उसके पिता की मृत्यु के बाद परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर अपनी साइकिल पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लेकर शहर की ओर निकल जाता है। आज जरूर अच्छी कमाई होगी, सुमन के कॉलेज की फीस भी भरनी है और घर का किराया भी देना है। राजू शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर पहुंचकर अपनी साइकिल से बर्फ के टुकड़े उतारता है और अपना छोटा सा ठेला तैयार करता है। वो अपनी विशेष सिरप की शीशियां निकालता है। ये रही मेरी खास सिरप, मास्टर जी के नुस्खे से बनाई हुई। राजू के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। उसकी चुस्की का स्वाद दूसरों से अलग है। तभी वहां एक लड़की अपने हाथ में कैमरा लिए पहुंचती है। हाय, मुझे ना एक काला खट्टा देना भैया। बिल्कुल, आप यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ, मैं ना फूड ब्लॉगर हूँ। मेरे फॉलोअर्स ने बताया कि आपकी चुस्की शहर में सबसे अच्छी है, तो बस मैं एक्साइटेड थी। राजू बड़े ध्यान से बर्फ के टुकड़े को काट कर उस पर काला खट्टा सिरप डालता है। वाह, वाओ, ये तो वाकई टेस्टी है। क्या बताएंगे इस टेस्ट का राज क्या है? ये मेरे गुरु मास्टर जी का नुस्खा है। वो कहते हैं कि प्यार से बनाई गई हर चीज स्वादिष्ट होती है। क्या मैं आपके बारे में अपने ब्लॉग पर लिख सकती हूँ? अब मैं ना आपका एक वीडियो भी बनाऊंगी। राजू हैरान रह जाता है, पर अनीता उसका वीडियो बनाने लगती है। अगले ही दिन उसका वीडियो वायरल हो जाता है और लोग दूर दूर से राजू की चुस्की खाने आने लगते हैं। पास ही खड़ा हरीश, वो भी एक चुस्की विक्रेता है और राजू की सफलता देखकर जलन उसके चेहरे पर साफ झलकती है। वो अपने नौकर मोनू को बुलाता है। राजू की वजह से मेरा व्यापार चौपट हो रहा है, उसकी चुस्की को चौपट करना होगा। मैं कुछ सोचता हूँ मालिक। अगले दिन जब राजू थोड़ी देर के लिए अपने ठेले से हटता है, मोनू चुपके से आकर राजू के सिरप में कुछ मिला देता है। उस दिन कई ग्राहक राजू की चुस्की खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। अरे, अब मेरा पेट, ये चुस्की में कुछ गड़बड़ है। आ, अरे भाई मेरा पेट, ये चुस्की में कुछ तो गड़बड़ है भाई। अरे मुझे भी उल्टी जैसा लग रहा है। राजू हैरान और परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। तभी मोनू वहां पहुंचता है। अरे राजू भाई, लगता है आपकी सिरप खराब हो गई है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज सुबह ही ताजा सिरप बनाया था। जल्द ही पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि राजू की चुस्की से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसके ग्राहक कम होने लगते हैं। देखा, अब पता चलेगा इसे कि व्यापार कैसे चलता है। परिस्थिति से निराश होकर राजू मास्टर जी के पास जाता है। मास्टर जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने तो हमेशा की तरह सावधानी से सिरप बनाया था। राजू, कभी कभी मुसीबतें हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सके। जांच करो, शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। इधर अनीता, जो राजू की एक सच्ची प्रशंसक बन चुकी है, उसके साथ खड़ी रहती है। राजू भैया, मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने फॉलोवर से बात करूंगी। अनीता अपने फॉलोवर से राजू के लिए समर्थन मांगती है। इस बीच एक बच्चा जो मोनू को राजू के सिरप में कुछ मिलाते हुए देख लेता है, वो राजू के पास आता है। राजू भैया, मैंने कल देखा था कि वो मोनू भैया ना आपके सिरप में कुछ डाल रहे थे। क्या तुमने ये देखा था? राजू तुरंत पुलिस के पास जाता है और अपनी कहानी बताता है। पुलिस मोनू को पकड़ लेती है, जो जल्द ही स्वीकार कर लेता है कि हरीश के कहने पर उसने सिरप में मिलावट की थी। हरीश और मोनू, तुम दोनों गिरफ्तार हो, दूसरों के व्यापार को नुकसान पहुंचाने और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप में। हरीश और मोनू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनीता अपने ब्लॉग पर पूरी कहानी पोस्ट करती है, जिससे लोग फिर से उसकी चुस्की खाने आने लगते हैं।
सोशल मीडिया पर राजू की कहानी वायरल हो गई। लोग उसकी चुस्की के दीवाने हो गए। साथ ही उसकी चुस्की की डिमांड अब देश भर से आने लगी, जिसके चलते धीरे धीरे राजू ने अपनी एक छोटी सी यूनिट शुरू की और चुस्की के फ्लेवर को पैकेजिंग में बदलकर देश भर में भेजना शुरू किया, जहां राजू अब एक ठेले वाले से बन गया अपनी ब्रांड का मालिक। 6 महीने में अलग अलग सिटी में 100 से ज्यादा आउटलेट्स खुले। हर आउटलेट पर राजू ने कम से कम एक गरीब बच्चे को नौकरी दी। कुछ सालों में राजू करोड़पति बन गया, लेकिन उसने ठेला नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने उसी ठेले पर चुस्की बेचता है।